हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी पॉलिटी के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का जो है एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आपके चैनल में जो है वह अपलोड भी हो चुका है। और बात करें तो ये फंडामेंटल राइट का जो है दूसरा लेक्चर है। तो आप लोग जो है पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद जो है इस लेक्चर को देखिएगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3, कहाँ भाग 3 और आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, किसकी अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, कहाँ 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कहाँ अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्तमान समय में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज इन मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठ गया था कि आखिर अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में क्या वर्णन किया गया है। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले जो है अनुच्छेद 12 की, यानी कि आर्टिकल 12 की। ठीक, कि आर्टिकल 12 जो है वह क्या कहता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 12 जो है अनुच्छेद 12 जो है उसमें जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया जाएगा। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। क्या अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा जो है वह दिया गया है। जब बात जो है भाग 3 के अंतर्गत राज्य शब्द का प्रयोग किया जाए तो राज्य में कौन कौन शामिल किए जाएंगे, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 की बात कर रहे हैं तो राज्य के अंतर्गत, मैंने बताया ना कि राज्य की परिभाषा दिया गया है, तो राज्य के अंतर्गत जो है इन 4 पॉइंटों को शामिल किया जाता है। कितने पॉइंट को शामिल किया जाता है? 4 पॉइंट को। अब बात करें कि पहले पॉइंट के अंतर्गत क्या है, तो पहले पॉइंट के अंतर्गत भारत सरकार, क्या भारत सरकार और संसद। कौन? भारत सरकार और संसद। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है भारत सरकार और संसद को शामिल किया जाता है। बात करें संसद, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि संसद की जो है 3 जो है अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन सी? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं। अब भारत सरकार मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसी को जो है हम लोग भारत सरकार के नाम से जानते हैं। और आजकल जो है भारत सरकार का जो है कहेंगे भारत सरकार का मतलब तो मोदी जी। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत सरकार में जो है कई लोग आते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उसमें जो है भारत सरकार को जो है मोदी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, या मोदी सरकार जो है लोग कह देते हैं। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है 4 पॉइंट को शामिल किया गया है। उसमें से जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? भारत सरकार और संसद। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की कि दूसरे के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया जाता है, तो राज्य की सरकारें। क्या? राज्य की सरकारें और विधानमंडल। कौन? राज्य की सरकारें और विधानमंडल, इसे जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो राज्य की सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय जो है राज्य में किसकी सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट की राज्य में सरकार है। और जिसके मुखिया कौन है, तो उसके मुखिया हैं योगी जी। और बीजेपी की सरकार जो है वो सेंट्रल में भी है और जिसके मुखिया जो हैं कौन है? मोदी जी। तो विधानमंडल की बात करें तो क्या है कि जिस तरीके से संसद में सेंट्रल में जो है संसद होता है, ठीक उसी तरीके से राज्य में जो होता है वह विधानमंडल होता है। विधानमंडल के भी जो है 3 अंग होते हैं। ये जो विधानमंडल आप देख रहे हैं इसके भी जो है 3 अंग होते हैं। बात करें कौन कौन सी, तो विधानसभा,
विधानसभा, उसके बाद जो होता है वह होता है विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, जिस तरीके से जो है संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक वैसे ही विधानमंडल के भी जो है 3 अंग होते हैं। इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब बात करें तीसरे पॉइंट की कि तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया जाता है। तो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आते हैं स्थानीय सरकारें। कौन सी सरकारें? स्थानीय सरकारें। कौन? स्थानीय सरकारें जो होती हैं वो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये जब बात स्थानीय सरकारें की होगी, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि राज्य जो है ऐसा नहीं करेगा। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि राज्य जो है कई तरह के आदेश देते हैं, ऐसे आदेश जो नकारात्मक आदेश होते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो राज्य का मतलब हो गया कि ये जो भारत सरकार और संसद है, राज्य की सरकारें और विधानमंडल है और स्थानीय जो सरकारें हैं ये ऐसा कार्य नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो स्थानीय सरकारें की बात करें कि स्थानीय सरकार में, स्थानीय सरकारें नहीं कहेंगे, स्थानीय सरकार कहेंगे। तो स्थानीय एक मिनट, इसको जो है आप लोग कुछ इस तरीके से लिखिए, स्थानीय सभी सभी स्थानीय प्राधिकारी। क्या? सभी स्थानीय प्राधिकारी। क्या? सभी स्थानीय प्राधिकारी। और बात करें कि सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल होते हैं। तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। कौन? ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जो है ये जो होते हैं वो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और इतना ही नहीं, आपको मैंने बताया था कि 4 पॉइंट जो है वो राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट है अन्य प्राधिकारी। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट है अन्य प्राधिकारी। और बात करें अन्य प्राधिकारी में किसे शामिल किया जाता है, तो ऐसा कोई भी, क्या? ऐसा कोई भी जिसे विधि या उपविधि या उपविधि बनाने का अधिकार हो। ठीक, तो ऐसा कोई भी जिसे क्या है कि विधि या उपविधि बनाने का अधिकार हो, उसे जो है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं कि इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊं। तो जैसे कि कोई कंपनी होती है, तो कंपनी को भी जो है अपने यहाँ जो है कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए जो है नियम और कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये जो कंपनी होगी ये भी जो है राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाएंगी जब बात जो है हमारे अधिकारों की होगी, हमारे मौलिक अधिकारों की होगी, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की होगी। ठीक, तो जैसे कि आपका हो गया एक कंपनी है जो कि महारत्न कंपनी है, सेल। ठीक, कौन सी कंपनी है? सेल। और बात कराएं तो भेल हो गया। कौन सी? भेल। और बात करें तो ONGC हो गया, ONGC। इतना ही नहीं, जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, उनको भी जो है नियम कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये भी जो है राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, विश्वविद्यालय। ठीक, तो ये सभी वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे जिन्हें जो है अपने यहाँ कार्य करने वाले, पढ़ रहे या रह रहे, अपने अंडर में रह रहे लोगों के लिए जो है नियम कानून बनाने का अधिकार हो। तो ध्यान रखिएगा, बात करें अगर प्रश्न बनेगा कि भाग 3 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चारों जो हैं वो क्या है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये रहा भाग आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12। अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 13 की यानी कि आर्टिकल 13 की। बात करेंगे अनुच्छेद 13 जो है वह क्या कहता है, किसकी बात करने जा रहे हैं? अब बात करेंगे अनुच्छेद 13 की।
क्या बात करेंगे? तो बात करेंगे आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 की। ये अनुच्छेद 13 जो है वह क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 जो है वह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यायिक 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 पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 13 में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वह दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से जो है अनुच्छेद बहुत पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद 13 है। इसके अलावा एक चीज और प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है न्यायालय को क्या, न्यायालय को मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। मतलब कि जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो जो है एक रक्षक की भूमिका अदा करेगा। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी भी तरह से मूल अधिकारों को कम किया जाता है या समाप्त किया जाता है, तो क्या है कि न्यायालय जो है अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों का रक्षा करेगा। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको जो है दो बातें देखने को मिलेंगी। एक तो मान लीजिए कि कोई नियम कानून जो है, नया नियम कानून जो है वह लाया जाता है और वह जो है मूल अधिकारों को जो है कम करता है या समाप्त करता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर वह मूल अधिकारों को कम करता है तो क्या है कि वो पार्ट जो मूल अधिकारों को समाप्त कर रहा है वो पार्ट जो है असंगत घोषित कर दिया जाएगा, उस पार्ट को जो है इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन शेष भाग जो रहेगा वह मान्य होगा। इसको जो है कहे कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं और इसका उल्लेख जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 13A में किया गया है। किस में किया गया है? आर्टिकल 13A में। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 13 जो है वह क्या है, आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? आच्छादन का सिद्धांत। और ये जो है क्वेश्चन जो है पीसीएस के पेपर में जो है, यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका है कि आच्छादन का सिद्धांत जो है किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 13A में। अब इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि ये क्या है कि ये एक अनार है, ठीक। अब इस अनार में जो है यहाँ जो दाने हैं वो दाने सड़ गए हैं। तो जैसे हम आप हैं, अब क्या करेंगे कि इस अनार को लेंगे, इसको छीलेंगे और ये जो सड़े हुए दाने हैं इसको निकाल करके फेंक देंगे और बाकी सब अनार को यूज कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें यही कहा गया कि ये जो आच्छादन का सिद्धांत है इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नियम कानून जो मौलिक अधिकारों को जो है कम करते हैं या समाप्त करते हैं, ठीक, तो वो नियम कानून जो है वह समाप्त कर दिए जाएंगे। अगर कोई एक भाग जो है मौलिक अधिकारों को जो है वह समाप्त कर रहा है तो उस भाग को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि उस भाग का जो है जो वो नियम जो लागू किया गया है, वह नियम जिस उद्देश्य से लागू किया गया है उस उद्देश्य में जो है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब वह अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। तो ऐसी बात रहेगी तो वो नियम कानून जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर रहे हैं वो नियम कानून जो है वह समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया कि अनार के जो दाने हैं जो सड़ गए हैं, उन अनार के दानों को आप फेंक देते हैं तो बाकी सारे जो अनार के दाने होंगे तो वो तो अनार ही रहेंगे ना, संतरे में तो परिवर्तित हो नहीं जाएंगे, संतरा तो हो नहीं जाएगा। तो ठीक यही सिद्धांत जो है अनुच्छेद 13A है, आच्छादन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा आच्छादन का सिद्धांत जो है इसका वर्णन जो है हमारे आर्टिकल में जो है अनुच्छेद 13A में किया गया है। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगी, अनुच्छेद 13 के बाद जो है बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 14 की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्या है कि अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 14 जो है वहां से जो है हमारा जो है समानता का अधिकार जो है वह शुरू हो जाता है। ठीक, तो आपने पढ़ा था कि हम व्यक्तियों को जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी। क्या कहते हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का वर्णन जो है कितने अनुच्छेदों में किया गया है, तो आप पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो अब जो है हम लोग एक एक अनुच्छेद देखेंगे कि आखिर अनुच्छेद जो 14 है, क्या आर्टिकल जो 14 है वह क्या कहता है। बात करेंगे कि आर्टिकल 14 जो है वह क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 14 जो है वह कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। क्या, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण जो है, ऐसा जो है अनुच्छेद 14 कह रहा है। मतलब ये कि विधि की सामने जो है सभी व्यक्ति जो है वह समान है। विधि के सामने जो है कोई भी व्यक्ति हो, मेल हो, फीमेल हो, या तो फिर कहें ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो विधि के सामने जो है सभी व्यक्ति जो है वह समान है। और क्या है कि विधियों का जो है समान रूप से जो है संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये है अनुच्छेद 14। वहीं बात करें आखिर अनुच्छेद 15 जो है वह क्या कहता है। बात करेंगे आर्टिकल 15 की। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे आर्टिकल 15 की। या आर्टिकल 15 जो है वह क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि केवल किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, तो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, जैसे भारत में जो है कई धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी। ठीक, तो सभी धर्म के लोग जो है मिल करके भारत में निवास करते हैं। तो क्या कह रहा है, धर्म के आधार पे। उसके बाद जाति, किसी भी जाति का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, उसके बाद कई जातियां हैं, बनिया हो, तो उस आधार पे जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही लिंग के आधार पे भेदभाव किया जाएगा। कोई भी हो, मेल फीमेल जो हो। उसके बाद कोई व्यक्ति जो है किस स्थान पे जन्म लिया है, इस आधार पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है जन्म के अकॉर्डिंग जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा जो है हमारी जो है आर्टिकल जो है 15 कहता है। क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या कहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या, हमारा जो देश है, हमारे देश में जो है धर्म निरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष जो है व्यवस्था लागू है। हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश के लिए जो है सभी धर्म समान हैं।
ये चीज़ जो है आप जो है जब भारत का प्रस्तावना पढ़ेंगे, भारत का जो है उद्देशिका पढ़ेंगे, तब भी आप लोग जो है पढ़ेंगे। और यही चीज़ जो है मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया है कि धर्म के आधार पर जो है भारत में किसी भी प्रकार के व्यक्तियों के साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्टिकल 16 की। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे आर्टिकल 16 या कहे आर्टिकल 16 की। एक मिनट, मैं आर्टिकल 16 में पहुंचने से पहले जो है मैं कुछ आर्टिकल आपको और बताना चाहूँगी। क्या है? आपने देखा कि आर्टिकल 15 में लिखा है, आर्टिकल 15 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? धर्म, जाति, लिंग, जन्म और जन्म स्थान के आधार पे। लेकिन आप लोग देखेंगे कभी कभी कि क्या कि कुछ विशेष प्रकार के आरक्षण दिए जाते हैं, महिलाओं को विशेष प्रकार की सुविधाएं दिए जाते हैं, SC ST OBC के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। तो ये क्या है? ये कैसे हैं? तो देखिए आर्टिकल 15 जो है वो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं एक और आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 15(3). कौन सा? तो आर्टिकल 15(3) है। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 15(3), अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) क्या कह रहा है कि राज्य जो है वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। क्या कह रहा है कि राज्य चाहे राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। क्या कहता है? राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए, किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध जो है वह कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? तो ये आर्टिकल 15(3) बोल रहा है। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि राज्य जो है अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ऐसा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब जो है पार्लियामेंट ने इसी जो है पॉइंट को पकड़ा और इसी पॉइंट को पकड़ते हुए जो है बाद में जो है एक कानून भी लाया। कौन सा कानून लाया? तो घरेलू हिंसा अधिनियम। कौन सा? इसी को देखते हुए जो है एक कानून ले आया, घरेलू हिंसा अधिनियम। कौन सा कानून लाया? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कौन सा? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। मतलब घर के अंदर जो हिंसा होता था उसी को लेकर के जो है एक कानून लाया कि घर के अंदर जो है महिलाओं और बच्चों के साथ जो है क्या है कि शारीरिक और मानसिक जो है हिंसा होता था। तो इसके लिए जो है एक कानून ले आया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। और ध्यान रखिएगा ये जो है प्रश्न बन चुका है कि घरेलू हिंसा अधिनियम किस सन में पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 2005 में जो है इसे पारित किया गया। इतना ही नहीं, एक और आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 15(4) मतलब अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) में भी जो है कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? तो विशेष व्यवस्थाएं ये की गई हैं कि राज्य जो है अनुच्छेद 15(4) में जो है SC ST और OBC के लिए जो है जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वहां पे जो है आरक्षण प्रदान करेगा। क्या कहता है कि OBC SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में
शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। क्या अनुच्छेद 15(4) जो है वह कह रहा है कि राज्य जो है ओबीसी, दुर्बल वर्ग जो है, एससी, कौन से, एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं में जो है वह आरक्षण जो है वह दे सकता है। और इसके आगे जो है एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो है आर्टिकल और लाया गया, आर्टिकल 15(5). कौन सा आर्टिकल लाया गया? तो आर्टिकल 15(5) लाया गया। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि जो निजी संस्था हैं, ठीक, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो ये कहा गया कि जो निजी संस्थान हैं उन निजी संस्थाओं में भी जो है ओबीसी, एससी, एसटी को जो है आरक्षण दिया जाएगा प्रवेश को लेकर के। तो क्या कहा गया? निजी संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी को, निजी संस्थाओं में ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण। ठीक, तो ऐसा जो है कौन सा आर्टिकल कह रहा है? तो ये जो है आर्टिकल 15(5) जो है वह कह रहा है। तो यहाँ से जो आर्टिकल हमारा 15 था वह आर्टिकल जो है वह समाप्त होता है। अब हम लोग जो है बात करेंगे आर्टिकल 16 की, पर आज नहीं बात करेंगे, उसे जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू।